कक्षा 6 का पहला पाठ है वर्णमाला। और जब भी हम चाहे संस्कृत पढ़ें या हिंदी पढ़ें, हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्णमाला वो आधार है जिस पर पूरी भाषा निर्भर करती है। तो चलिए वर्णमाला का ये पाठ हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि भाषा वाक्यों से बनती है। जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, और अगर हम वाक्य को देखें तो वाक्य के अंदर भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जिन शब्दों का संयोजन करके हम एक वाक्य बनाते हैं। और अगर अब हम एक वाक्य के किसी एक शब्द को लें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द में भी कई वर्ण हैं, कई वर्णों से मिलकर वह शब्द बना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण, और वर्ण ही सबसे पहले हम सीखते हैं। तो छठी क्लास में जब संस्कृत भाषा प्रारंभ होती है तो हम सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला की ही बात करते हैं। तो चलिए संस्कृत वर्णमाला की बात करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। आपको भी पता है, जैसे हिंदी में है स्वर और व्यंजन। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनके साथ किसी भी वर्ण को जोड़ा नहीं जाता और स्वतंत्र रूप से ही मुख से उच्चारित होते हैं। उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसके अलावा जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में जब भी व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करते हैं या व्यंजन वर्ण को लिखते हैं तो जो स्वर रहित व्यंजन वर्ण होता है उसके नीचे एक हलंत लगाकर लिखते हैं, और ये दर्शाते हैं कि उसमें अ सम्मिलित नहीं है। किंतु जब वर्णमाला में हम व्यंजन वर्णों को लिखते हैं तो उनके नीचे हलंत लगा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि व्यंजन वर्णों के साथ ए स्वर मिला हुआ होता है। तो व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं और व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से परिभाषा का ज्ञान हो गया। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वर वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी उसमें कोई भी दूसरा वर्ण मिला हुआ नहीं होता है। स्वर वर्ण स्वतः ही स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। व्यंजन वर्णों में हमेशा व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों में स्वर सम्मिलित होता है। तो ये दोनों में अंतर है, स्वर और व्यंजन में। अब हम जानेंगे स्वर के भी 2 प्रकार हैं, बल्कि कहिए कि 3 प्रकार हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार कौन से हैं? आइए बात करें। स्वर व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर, यानी एक मात्रिक स्वर, और वो है अ, ई, उ, री और रे। संस्कृत भाषा में अ, ई, उ, री और रे ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर में गिने जाते हैं। इन्हें एक मात्रिक वर्ण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि एक मात्रिक वर्ण क्या होते हैं? एक मात्रिक वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब आप कहेंगे कि कितना कम समय लगता है? क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है, हम समय को सीमा में नहीं मान सकते, लेकिन हम एक उदाहरण दे सकते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं और इन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। और कम समय, कितना कम समय? मात्र चुटकी बजाने जितना समय। अ, ई, उ, रे, रे, यानी एक चुटकी बजाने जितना समय एक मात्रिक वर्णों को बोलने में लगता है। अब आप समझ गए एक मात्रिक वर्ण
जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी एक चुटकी बजाने जितना समय लगता है, वो एक मात्रिक वर्ण कहलाते हैं और इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वरों की। दीर्घ जैसे नाम से ही पता चल गया आपको कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जितना समय हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है, उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। यानी ये स्वर द्विमात्रिक होते हैं। इसमें समय अधिक लगता है। ये द्विमात्रिक होते हैं, 2 मात्रा वाले शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। और कौन कौन से हैं ये वर्ण, आइए हम बात करते हैं। ये 8 वर्ण हैं। आ, ई, ऊ, री, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 वर्ण हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें द्विमात्रिक, ये द्विमात्रिक है और 2 मात्राओं जितना समय इसमें लगता है। तो कितना समय लगा, जैसे कि ह्रस्व स्वरों को बोलने में हमने बताया एक चुटकी बजाने जितना समय, तो दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 चुटकी बजाने जितना समय लगेगा। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से आप एक चुटकी बजाकर इन दीर्घ स्वरों को नहीं बोल पाएंगे। 2 चुटकी बजाने जितना समय आपको दीर्घ स्वरों को बोलने में लगेगा। इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। इसके अलावा एक स्वर और भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। ये होते हैं त्रिमात्रिक स्वर, किंतु इनका उपयोग हम सामान्य तौर पर संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं। एक शब्द आता है ओम। ओम के उच्चारण में प्लुत स्वर आता है। हम ओम लिखते हैं और एस की आकृति लगाकर उसे और लंबा कर देते हैं। यानी द्विमात्रिक शब्दों, ये द्विमात्रिक वर्णों से भी अधिक समय जो लेता है, या जिस वर्ण को बोलने में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 2 द्विमात्रिक स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय जो लेता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका उदाहरण है ओम। या फिर हम किसी को पुकारते हैं, तब भी हम उस मात्रा को बढ़ाकर बोलते हैं, यानी उस वर्ण को लंबा खींचकर बोलते हैं, तो उसे भी प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम है राम, और जब हम उसे पुकारते हैं तो हम कहते हैं राम राम। तो यहाँ पर रा शब्द लंबा हो जाता है, रा वर्ण लंबा हो जाता है इस शब्द में, तो रा प्लुत स्वर हो गया। इसके अलावा प्लुत स्वर हमारे संस्कृत भाषा में सामान्य तौर पर उपयोग में नहीं आते हैं। तो 2 ही प्रकार के हम मानते हैं वर्ण स्वर, 2 प्रकार के हम मानते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यदि आपके प्रश्न आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। और क्रम से लिखेंगे इसे, तो सबसे पहले छोटे स्वर का नाम लिखेंगे हम ह्रस्व स्वर, फिर उससे बड़ा लिखेंगे दीर्घ स्वर, और फिर उससे बड़ा लिखेंगे प्लुत स्वर। अब आती है व्यंजनों की बात। व्यंजन वर्णों का समूह, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजन वर्णों का जो समूह है, उन सब का ही उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? संख्या में व्यंजन वर्ण 33 हैं। तो ये कौन कौन से हैं संख्या में 33 वर्ण? आइए बात करते हैं। इसमें 25 वर्ण जो हैं
उन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों के भी नाम से जानते हैं। 33 कुल वर्ण हैं, जिनमें से 25 वर्ण हैं जो अलग अलग वर्ग के रूप में जिनको हम जानते हैं, जैसे कवर्ग, क ख ग घ ङ, इसको हम कवर्ग कहते हैं। ये स्पर्श हैं क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख अवयव से टकराती है, स्पर्श करती है। उसी प्रकार से चवर्ग है च छ ज झ य। टवर्ग है ट ठ ड ढ ण। तवर्ग है त थ द ध न। पवर्ग है प फ ब भ म। तो ये पांचों वर्ग जो हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और ये कुल हैं 25। इसके बाद आते हैं 4 वर्ण जिनको हम कहते हैं अंतस्थ। ये 4 वर्ण हैं य र ल व, य र ल व। और इसके बाद आते हैं 4 और वर्ण हैं जिनको हम ऊष्म कहते हैं, श श स है। ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं कि जब ये वर्ण बोले जाते हैं तो गर्म वायु हमारे मुंह से निकलती है। और य र लवे को अंतस्थ वर्ण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप बोलकर देखिए, य र ल व, जैसे कि हम इसको अंदर ही अंदर बोल रहे हैं ऐसा महसूस होता है। अंतस्थ और श श स है, इसमें गर्भ वायु बाहर निकलती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है, हम इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसके अलावा अयोगवाह भी होते हैं। अयोगवाह कौन से? अयोगवाह वो होते हैं जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं और इन्हें चिन्हों के माध्यम से जाना जाता है। हम सिक तो अनुस्वार जो है वो एक बिंदी के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार होती है, जैसे कि हंस, वंश। जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, इसे हम हलंत कहते हैं। तो ये हलंत होता है। और हमने जो बात की अयोगवाह की, अनुस्वार चिन्ह की, तो अनुस्वार बिंदी का रूप होती है। और इसके अलावा एक और होता है विसर्ग। विसर्ग होता है वर्ण के आगे 2 बिंदु लगी होती है, 2 बिंदियां लगी होती हैं, जैसे कि बॉक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो ये 2 अयोगवाह हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद हलंत जो भी हमने बताया कि जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो इसे दर्शाने के लिए हम एक आड़ी रेखा सी उस वर्ण के नीचे लगा देते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। हल है अंत में जिसके, उसे हलंत कहा जाता है। जैसे हम बॉक्स में दिखा रहे हैं किस प्रकार से हलंत लगाकर हम वर्णों को लिखते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो हैं जो 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं, 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं और वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। जैसे क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, तो इसको क और षटकोण वाले श को मिलाकर बनाया गया है। बॉक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, क प्लस श बराबर क्षत्रिय वाला क्ष, क प्लस श बराबर क्षत्रिय वाला श। इसके बाद त्र आता है, त प्लस र बराबर त्र, त प्लस र बराबर त्र। इसके बाद श्र आता है, जिससे हम श्री शब्द लिखते हैं। श्र ये कैसे बनता है? श प्लस र, शंकर वाला श हलंत, प्लस र हलंत। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये जो वर्ण बनेगा वो होगा श्र। इसके बाद होता है ज्ञ, जिसे ज्ञ कहते हैं और हम व्यवहार में इसे ज्ञ कहते हैं। तो ये कैसे बनता है? ज प्लस ज्ञ, ज प्लस ज्ञ बराबर ज्ञ, जिसे हम ज्ञ कहते हैं। और इसके अलावा भी द में अगर य जोड़ेंगे तो द बन जाएगा, विद्यालय वाला, और क में रह जोड़ेंगे तो क्रय बन जाएगा। इस प्रकार से और भी कई संयुक्त व्यंजन हैं, वो आप
स्वयं ही हिंदी के अनुसार बना सकते हैं। अब हम एक बात और देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे शब्द बनाते हैं, ऐसे शब्द जिनमें कोई भी मात्रा सम्मिलित नहीं होती है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला को जानने के बाद छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं बिना मात्रा वाले। जैसे कमलम, कमल शब्द हो गया, कमलम, फलम, और इसके बाद हमें मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी संस्कृत की वर्णमाला, जिसमें आपने स्वरों, व्यंजनों, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म आदि जो व्यंजन हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया। स्वर कितने होते हैं ये आपने जाना। स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद आपने व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त किया कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं जो हैं य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म वर्ण आते हैं जो हैं श, श, स, है। इसके बाद अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह वो जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं, वो चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो है वो बिंदी के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जैसे हंस, वंश, कंस, इस तरह के शब्दों में। और विसर्ग वर्ण के पीछे 2 बिंदी के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जैसे राम है। किसी भी शब्द के पीछे हमने, वर्ण के पीछे हमने जो 2 बिंदी लगा दी तो वो ह का उच्चारण बताती है। तो उसके भी कुछ उदाहरण मैं आपको बॉक्स में बता रही हूँ कि किन शब्दों के पीछे विसर्ग लगता है और हम उसका उच्चारण है के समान करते हैं। इसके साथ ही आपने हलंत को जाना। जिस वर्ण में असम्मिलित नहीं होता है उसमें हम एक छोटी सी आड़ी रेखा लगा देते हैं और उसे हम हलंत वर्ण कहते हैं। इसके अलावा हमने संयुक्त व्यंजनों का भी उदाहरण देखा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और वर्णों को सही रूप में, सही क्रम में लिखना सीखें और इसका सही उच्चारण करना सीखें।